कल वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका अगर जो आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखो तो आपके पास आएगा 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी, ये देखा था। और उसके बाद कार्बन डेटिंग देखा था, रॉक डेटिंग देखा था, टी हाफ देखा था, T3/4 देखा था। ये सारी चीजें हमने करी थी। ठीक है, तो आज उसके आगे प्रोसीड करते हैं और आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मुझे मिला CSIR के पुराने पेपर में जो पूछा हुआ था, उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको देख के भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन CSIR में पूछता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्वेश्चन है, इन अ यूनिट इफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज, कोई रिएक्शन है उसका यूनिट गिवन है। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही एकदम आपको कराया था ना। और यूनिट जब कराया था तो वहां पे लिखा था कि अगर जो कहीं पे यूनिट है तो मोल, लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, ये जनरल इक्वेशन था। और कोई यूनिट दे आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आप क्या करोगे? उसको जो ये गिवन है उसको क्या कर दोगे, 1 - n से कंपेयर कर दोगे, आपको यूनिट बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें एग्जामिनर ने थोड़ा घुमा फिरा के दिया है। देखो हमने जो जनरल इक्वेशन फाइंड आउट किया था, मोल पहले था, फिर लीटर था, फिर सेकंड था। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा चालू है, उसने क्या किया, थोड़ा घुमा दिया है। इसने लीटर पहले दिया है, मोल -3 दिया है, और फिर सेकंड इनवर्स दिया। लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लीटर पहले दे दिया है। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको सिंपली बताया था कि जो मोल के ऊपर जो टर्म रहे उसको क्या करो, आप 1 - n से कंपेयर कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - n इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से n बराबर में क्या आ गया, 4। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो गया, फोर्थ हो गया। मतलब कौन सा ऑप्शन, अच्छा एक मिनट, थोड़ा बड़ा, हाँ अब दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, 4। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। देखो कितना आसान, 2 सेकंड 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। 2 मार्क का क्वेश्चन है ये CSIR का। एक और क्वेश्चन मुझे मिला, उसको भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इन, क्वेश्चन पूछ रहा है इन काइनेटिक स्टडी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन स्लोप आर ड्रॉन एट डिफरेंट टाइम इन द प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट के बीच में क्या किया गया, ग्राफ प्लॉट किया गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। तो देखो, जब भी आप स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो हमेशा कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। क्यों इस तरह से आएगा, क्योंकि टाइम के टाइम के साथ साथ जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमेशा कम ही होगा अगर जो रिएक्शन चल रहा है तो। ठीक है, तो बोला स्लोप, और स्लोप निकालने के लिए मैंने जब आपको ग्राफ समझाया था, एकदम स्टार्टिंग में ही बताया था। सपोज करो ये टाइम T1 है, ये वाला पॉइंट, यहाँ मैं
ये टाइम है, और ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। उसी तरह सपोज करो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सेवरल कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। तो मैंने बताया था कि अगर जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको निकालना हो, ऐसे बताया था ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको स्लोप निकालना हो, तो स्लोप बराबर में क्या हो जाएगा, आपको बताया था y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये बातें आपको बताई थी। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, तो यहाँ पे भी सपोज करो तो हो जाएगा C5 माइनस C4 अपॉन में T2 माइनस T1। इसी तरह नेक्स्ट करोगे तो C3 माइनस C2 अपॉन में T3 माइनस T4। तो देखो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये जो वैल्यू है, अगर जो हमारा ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ रहा तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक लीनियर ग्राफ आ रहा है ना, तो जो डिक्रीज होगा वो पीरियोडिक होगा। तो आप देखो तो यहाँ पे तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है CSIR ने इसके दो आंसर दिए थे, फर्स्ट एंड थर्ड। तो थर्ड इसलिए दिया था कि सपोज करो अगर जो रिएक्शन है, यहाँ पे सपोज करो कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे सपोज करो टाइम है, और इस केस में अगर जो डिके जो हो रहा है इस तरह से एक्सपोनेंशियल हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियल में अगर जो आपको स्लोप फाइंड आउट करना रहता है तो यहाँ पर्टिकुलरली एक पॉइंट ड्रा करेंगे और इससे रिलेटेड इससे एक लाइन खींच देंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां टच करेगा उसको डिवाइड कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो इस केस में स्लोप घट सकता है। ठीक है, तो उसने थर्ड ऑप्शन भी दिया था। तो इसमें क्या होगा, जो भी कोई भी ऑप्शन टिक किया रहेगा ना उसको फुल मार्क मिलेंगे, बट द करेक्ट वन इज फर्स्ट। तो ये ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो CSIR में पूछा था। तो ये दो क्वेश्चन मुझे मिला है, और भी जो आगे क्वेश्चन मुझे मिलेंगे इसके साथ साथ मैं कंप्लीट कराता रहूंगा। तो अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक टॉपिक बचा हुआ है छोटा सा, वो है काइनेटिक्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, और जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स। ठीक है, हेलो, हाँ बोलिए। आर्हीनियस इक्वेशन है जैसे, हाँ और ये सब कुछ सिलेबस में नहीं है क्या? सिलेबस में है, वो आगे आएगा, हार्मोनियस इक्वेशन आएगा। पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खत्म कर लेंगे, उसके बाद हार्मोनियस इक्वेशन पे आएंगे। ठीक है, आप चिंता मत करो, कुछ भी छूटेगा नहीं, कोई सा भी टॉपिक छूटेगा नहीं आपको। देखो ये पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे देखो हर बार दो दो नंबर के क्वेश्चन आए हैं जो वेरी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। तो ग्रोथ काइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो देखो ग्रोथ काइनेटिक्स, अगर जो हम एक सिंपल केमिकल रिएक्शन लेते हैं, जो ए प्रोडक्ट हमारा बना रहा है, तो और जब इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तो मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन ए होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा, और टाइम t इज इक्वल टू टी पे जाएंगे तो इससे कुछ पार्ट घटेगा, और जो घटेगा वो पार्ट यहाँ बनेगा। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन है। लेकिन अगर जो बैक्टीरियल ग्रोथ की अगर जो हम बात करें ना, तो बैक्टीरियल ग्रोथ बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। कैसे, तो सपोज करो कोई बैक्टीरिया बी है और उसका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो जो t इज इक्वल टू 0 है, तो उस एक मिनट, इधर हम लिखते हैं टाइम, इधर लिखते हैं पॉपुलेशन। तो t इज इक्वल टू जब 0 है, तो देखो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन क्या होगा, 0, मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, या सपोज करो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन जो है ए मान लेते हैं हम, 0 नहीं मानेंगे, मान लेते हैं थोड़ी बैक्टीरिया है, 10-20 बैक्टीरिया है। लेकिन जब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ना,
T इज इक्वल टू टी। बैक्टीरिया का ग्रोथ हमेशा इंक्रीज होता है। आपको पता है ना, बैक्टीरिया हमेशा ग्रो करती है ऐसे, एक है तो दो होगा, दो से चार होगा, चार से आठ होगा, इस तरह से बैक्टीरिया का हमेशा ग्रोथ होता है। ठीक है, या नॉट ओनली बैक्टीरिया, अगर जो पॉपुलेशन की भी बात करें ना, कि ह्यूमन पॉपुलेशन है वो भी इस तरीके से, पहले एक है तो पॉपुलेशन स्लोली बढ़ेगा। तो जब कभी भी ग्रोथ की बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, तो वहां पे देखो, यहाँ पे निगेटिव टर्म हम यूज कर रहे थे, लेकिन जब कभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ की बात होगी तो वहां पे हमेशा आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जब आप इंटीग्रेशन इसको फिर से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अगर जो फॉलो कर रहा है और आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो सिंपली आप जो इक्वेशन लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ln ऑफ AT बाई A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT लिखते थे। लेकिन ग्रोथ के केस में ये माइनस टर्म नहीं आएगा, ये माइनस टर्म कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही एक डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रोथ के केस में ऑलवेज, बैक्टीरियल ग्रोथ या कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ के केस में ये हो जाएगा 1 में AT डिवाइडेड बाई 1 में A नॉट इज इक्वल टू KT। दिस इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन ग्रोथ और बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कभी एग्जाम में अगर जो आपसे पूछ लेता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा, तो आप ऑलवेज इस इक्वेशन को यूज करिएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे। तो आपको पहले ही पता सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, सपोज करो ये रेट लिखा, जिसके रेट लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसके पावर कितना होना चाहिए, 2। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका दो तीन बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन आयोडाइड HI का डिकम्पोज होना H2 प्लस I2, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। उसके साथ साथ ही डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड मींस CH3 CHO, इसका डिकम्पोज करना, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट के प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन होना, ये भी आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। उसके साथ साथ NO2 का डिकम्पोज करना, डिकम्पोज करना मीन्स ब्रेक होना, ये भी आपका जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये सब जितने भी रिएक्शन मैंने बताया, या एक और सैपोनिफिकेशन रिएक्शन ऑफ ईस्टर, कोई भी एक ईस्टर ले लो, चलो एक ईस्टर ले लेते हैं हम, बहुत कॉमन रिएक्शन है। सैपोनिफिकेशन मतलब इसका बेस के साथ रिएक्ट करना, कोई सा भी बेस ले लेते हैं, OH अगर जो कहीं लिख रहे थे इसका मतलब क्या है, बेस है। इसका सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। यहाँ चलो फॉर द सेक एनीवे, ठीक है, तो ये सब कुछ क्लासिकल एग्जांपल है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के। अब इसका भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लिखते हैं। तो सपोज करिए फिर से ये कोई क्लासिकल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और इसका जो रेट है, एक मेथड से कैसे लिख देंगे, KA²। अच्छा, दूसरा मेथड है रेट लिखने का, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस DA बाई DT। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू KA², या इसमें हम क्या करें, माइनस DA बाई इस A² को इधर लेके आ गए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KDT। अब इसको क्या करें हम, इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर आ गया, D ऑफ A अपॉन में
ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ dt। और फिर अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट डिफाइन कर देते हैं। लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे इससे पहले जैसे हम लिमिट को डिफाइन करते आए हैं यहाँ पे, कि जब t इज इक्वल टू 0 था तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो a नॉट था। जब t इज इक्वल टू t हो गया तो इसमें से a नॉट में से x डिक्रीज हुआ, ये x बना, और इसी a नॉट माइनस x को हम क्या बोलते हैं, at बोलते हैं। at बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट डिफाइन कर देंगे इंटीग्रेशन का। मतलब ये हो जाएगा a नॉट, ये हो जाएगा at, और ये a टू दी पावर 2 है 1 अपॉन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर अगर जो इसको लेके चले जाते हैं तो a टू दी पावर -2 dA इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, बाहर हो गया, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t dt। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला आपको बताया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx है। तो वो क्या हो जाएगा आपका x टू दी पावर n+1 अपॉन में n+1। ये सिंपली आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। जी सर। तो यहाँ पे सेम फार्मूला आपको अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा a टू दी पावर -2+1 अपॉन में -2+1। अपर लिमिट इसका 80 है। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिता, गुड मॉर्निंग। और इसका जो लोअर लिमिट है वो आपका a नॉट है, और ये k की अपर लिमिट t है, ये 0 है। तो इसको और सिंप्लीफाई अगर जो हम करें तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस यहाँ पे है ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस ये वाला माइनस बचा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर -1 अपॉन में -1, अपर लिमिट 80, लोअर लिमिट a नॉट इज इक्वल टू kt। ये माइनस टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और a टू दी पावर -1 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में a, और इसका जो लिमिट अपर लिमिट 80, लोअर लिमिट a नॉट इज इक्वल टू kt। या इसको आप सिंपली लिख सकते हो 1 अपॉन में 80 माइनस 1 अपॉन में a नॉट इज इक्वल टू kt। यहाँ 2 लिख दे तो 2 लिख देने से क्या पता चल जाता है कि ये सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें भी जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, इसका टी हाफ फाइंड आउट कर लेते हैं। टी हाफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो टी हाफ फाइंड करने के लिए फिर से वही चीज हम फॉलो करेंगे। कौन सा, कि जो 80 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/, हाफ ऑफ द a नॉट। अब इसी इक्वेशन में क्या कर दो, इसको पुट कर दो, सिंपली इसमें पुट कर दो। a नॉट इसका हुआ ना, हाफ ऑफ द a नॉट। इस इक्वेशन में जब पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1/2 माइनस 1 अपॉन में a नॉट इज इक्वल टू k2t। या 2 आपका क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 माइनस ये हो गया 2/a नॉट माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू k
के टी हाफ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया 1 अपॉन में ए नॉट इज इक्वल टू के टी हाफ, या यहां से हम लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में के ए नॉट। तो ये आपका क्या हो गया, हाफ लाइफ टाइम ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो यहाँ पे भी एक चीज आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक चीज खास बात है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। ए नॉट यहां से दिख रहा ना क्लियरली। ठीक है, तो अगर जो क्वेश्चन में है इस तरीके से आ जाए कि हाफ लाइफ टाइम घट रहा है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है हाफ लाइफ टाइम बढ़ रहा है, तो आप क्लियरली बोल दोगे कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, आप क्लियरली बोल दोगे कि वो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो अगर जो इसका T3/4 लिखे, या क्वार्टर ऑफ द रिएक्शन, T3/4 जब कभी भी आप लिखोगे तो जो AT हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A0/4। अब आप उसी इक्वेशन में पुट कर दो, AT के जगह पे लिख दो क्या, A0/4 - 1 अपॉन में A0 इज इक्वल टू के T3/4। अब इसको जब आप आगे सिंप्लीफाई करोगे, इसको जब आप आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में A0 - 1 अपॉन में A0 इज इक्वल टू के T3/4, या 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3। तो 3 अपॉन में A0 इज इक्वल टू के T3/4, या यहां से लिख सकते हो आप कि T3/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन में, और नॉट 1, 3 अपॉन में के A0। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका T3/4 आ गया। ठीक है, अब यहीं से देखो हर जगह हम टी हाफ और T3/4 में रिलेशनशिप बताते चले आए हैं, तो यहाँ पे भी इसके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे कैसे। T3/4 जो है इसको हम सिंपली ऐसे लिख दें, 3 × 1 अपॉन में के A0। तो देखो ये वाला जो टर्म है, A0, और ये वाला जो टर्म है ये आपका क्या है, टी हाफ है। ये वाला टर्म आपका टी हाफ हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, T3/4 इज इक्वल टू 3 टी हाफ। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन टी हाफ एंड T3/4। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई सबको ना। ओके, गिव मी अ मिनट। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या देखा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमने देखा कि अगर जो इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखे तो वो क्या आएगा, 1 अपॉन में AT - 1 अपॉन में
ए नॉट इज इक्वल टू के टी। हमने अगर जो इसका टी हाफ लिखेंगे तो टी हाफ बराबर में क्या आ जाएगा, 1/के ए नॉट। T3/4 अगर जो हम इसका लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/में के ए नॉट। और T3/4 और टी हाफ के बीच में रिलेशनशिप लिखेंगे तो वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एक ब्रीफ समरी। फिर यहां से भी अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखा भी दिया ग्राफ से और क्वेश्चन कैसे आए हैं एग्जाम में। और भी क्वेश्चन है ग्राफ के, वो हम आगे कवर अप करेंगे। अब सपोज करो कि क्वेश्चन में सबसे पहले आ जाए प्लॉट ग्राफ बिटवीन 1/80 वर्सेस टी फॉर सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो देखो सेकेंड ऑर्डर का हमारे पास क्या फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई अगर जो हम करें तो इसको लिख सकते हैं 1/80 = KT प्लस 1/A0। तो ये आपका क्या हो गया, फिर से y = mx प्लस c। और अगर जो आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं, इधर आपका हो गया, इधर हो गया क्या, 1/80 और इधर हो गया 1/80 और इधर हो गया t। तो आपको पता है कि ये ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे जो स्लोप हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर। और जो यहाँ से आपका इंटरसेप्ट आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/A0 के। ठीक है, तो पहला ये आपसे पूछ सकता है। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है कि प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन 1/A0 वर्सेस टी। तो आपको फिर से थोड़ा इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इसको आप ऐसे लिख लो, इस 1/A0 को आप क्या करो, यहीं रहने दो, इसको इधर लेके आ जा। तो ये हो जाएगा -1/, या एक सेकेंड, 1/A0 = KT। ये आपका हो गया -1/80 को हम अपोजिट साइड में लेके आ गए। अब देखो ये जो माइनस बचा है ना, इस माइनस को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो माइनस है ये प्लस में बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये भी किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो ये क्या हो गया, y = -mx प्लस c। तो इसका भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसके अपोजिट में आ जाएगा। और वहां पे जो आपका स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, -k। और जो आपका इंटरसेप्ट होगा वो आपका हो जाएगा क्या, 1/80। ठीक है, ग्राफ कहाँ से कैसे चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। अच्छा, और देखो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ठीक है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो आपको पता है कि सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है, रेट = KA²। तो अब रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में भी दो बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी दो बातें हो सकती हैं, पहला,
पहली कौन सी बात हो सकती है कि जो रेट है इधर हो और इधर ए स्क्वायर हो, मतलब ये वाला टर्म हो। तो सिंपली जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और दूसरी बात ये हो सकती है कि इस ए स्क्वायर के बजाय सिंपली ए रहे। ठीक है, तो उस केस में जो आपका ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तीसरा ग्राफ आपसे क्या पूछ सकता है, टी हाफ वर्सेस 1/a। 1/a, तो आपको पता है कि फॉर फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ बराबर में क्या होता है, के डिवाइडेड बाई 1/a। तो इधर आपका क्या हो गया, टी हाफ सपोज करो इधर हो गया और इधर 1/a हो गया। तो आपका इक्वेशन, आपका जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा और स्लोप बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ हो गए जो सेकेंड ऑर्डर के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन था जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का है, वो एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा था और द क्वेश्चन क्या था वो मैं लिखता हूं यहाँ पे पहले। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, द फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंस एट टाइम टी, कहाँ जा रहा है ये, एट टाइम टी in any step growth polymerization और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर। मतलब इसने लिख दिया था कि जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है वो सेकेंड ऑर्डर है, रिएक्शन इन। और ऑप्शन उसका था ए इज इक्वल, ए ऑप्शन था 1 + KT A0। बी ऑप्शन जो था 1/में 1 + KT A0। जो सी ऑप्शन था वो था 80 A0/में 1 + KT A0। और जो फोर्थ ऑप्शन था डी ऑप्शन, ये था 1 + KT A0 डिवाइडेड बाई KT A0। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और क्वेश्चन में पहले ही उसने बोल दिया था कि जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन तो सबको पता ही होगा। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या, पॉलीमर का बनना इज व्हाट, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने पूछा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। देखो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर, जब चैप्टर आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे थोड़ा और अच्छे से पढ़ोगे। ओ अनीता ने पहले ही आंसर बता दिया, सी आंसर K2T। ओके, विल सी, देखते हैं। पॉलीमर बुक, बुक का जरूरत नहीं है आपको, पॉलीमर के बुक की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर का बुक पढ़ोगे तब तो इतना टाइम नहीं है आपके पास CSIR एग्जाम में कि हर चैप्टर के लिए अलग से बुक पढ़े। अच्छा, PhD के लिए ओके, पॉलीमर टॉपिक, ठीक है। ठीक है, ओके।
देखो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, उसमें स्टेप बाय स्टेप, सपोज करो ए है, ये क्या करेगा, बी से रिएक्ट करेगा तो पॉलीमर सी बनाएगा, फिर एक बार फिर रिएक्ट करेगा तो फिर सी बनाएगा, फिर रिएक्ट करेगा तो फिर सी बनाएगा, और आपस में सारे जुड़ते जाएंगे। तो इस तरह के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। उसका एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। ओके ओके फाइन अनीता, ओके। तो एक ही, ओके फिर मैं आपको बताता हूँ पॉलीमर के लिए अच्छी बुक, क्लास के बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरे पास है कुछ बुक्स, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये कंडेंसेशन, ये एग्जांपल है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। देखो एक और भी इंपॉर्टेंट बात होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए, कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों एंड पे होने चाहिए, ठीक है। देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, इस ग्रुप पे भी है, इस एंड पे भी है, और इस एंड पे भी है, और जो अमीन हमारा है वो भी यहाँ पे है, वो भी यहाँ पे है। तो इन क्या होगा यहाँ पे, दोनों एंड पे, यहाँ इधर भी रिएक्शन होगा, इधर भी रिएक्शन होगा, इधर भी रिएक्शन होगा। तो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखो सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन में पूछा फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंस। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या होता है। इन फ्रैक्शन अगर जो मैं कहूँ कि 10, 5 जो है 10 में कितना है, तो आप क्या करोगे, उसका डिवाइड कर दोगे, आपको फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कितने ग्रुप कंडेंस करेंगे, ठीक है। कितने ग्रुप कंडेंस करेंगे, जितने ग्रुप रिएक्ट करेंगे उतने ही ग्रुप आपके क्या होंगे, कंडेंस करेंगे, या उतने ही ग्रुप का आपका क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप कंडेंस ऑलवेज किसके बराबर होगा, ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, अमाउंट ऑफ ग्रुप रिएक्टेड, ठीक है। और आपको अमाउंट ऑफ, अब मैं बोलूं कि काइनेटिक्स में कितना रिएक्ट हुआ है आपको पता करना है, तो आप क्या कर लो कि स्टार्टिंग में कितना था और बाद में कितना बचा हुआ है उसको माइनस कर दे, तो हम क्या, हमें क्या पता चला जाएगा कि कितना जो है रिएक्ट किया, राइट। एकदम यहां से पता चल जाएगा ना। आपके पास स्टार्टिंग में जितना था, आपने जितना बचा हुआ है माइनस कर दिया, आपको पता चल गया। सिंपल है। आपको सपोज करो आपके पास 100 रुपए है और आपके पास 50 बचा है, कोई पूछे कि कितना खर्चा किया, तो आप क्या करोगे, जितना शुरू में था जितना बचा हुआ है माइनस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 50। तो आपने 50 रुपीज क्या किया है, खत्म किया। तो सेम बात यहाँ है। अब इसका फ्रैक्शन हमें लेना है, कितना है ये फ्रैक्शन। तो आप क्या करोगे, इनिशियल जो स्टार्टिंग में था उसको क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंस, मतलब हमने इसको फ्रैक्शन के टर्म में लिख दिया। तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। लेकिन अब देखो ऑप्शन में कहीं कुछ इस फॉर्म में है क्या आंसर, हमारा आंसर देखो, देखो हमारे पास यहाँ पे ए नॉट टर्म है और ए टी टर्म है। तो जो हमारा आंसर है वो देखो कहीं पे है क्या इस टर्म में, यहाँ पे कहीं नहीं है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो के टी भी के टर्म में है, के टी देखो हर जगह के टी है, ठीक है। तो अब आपको के टी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है और इस ए टी को रिप्लेस करना है। तो इसको देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एटी को रिप्लेस करना है, तो आप क्या करो, एटी को ए नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे, आपको पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 1/80 - 1/में ए नॉट इज इक्वल टू के टी होता है। अब आप क्या करो, यहां से आप 1/80 की वैल्यू लिख लो। तो 1/80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी प्लस 1/80।
ए नॉट। देखो अभी आपको थोड़ा कठिन लग सकता है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन जब आप असाइनमेंट करने लगोगे, सॉल्व करने लगोगे ऐसे क्वेश्चन, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आप इसका एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट, और के टी का मल्टीप्लीकेशन होगा ए नॉट से, तो ये हो जाएगा के टी ए नॉट प्लस 1। ये किसके बराबर है, 1/80 के बराबर है। या ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू इसका रिवर्स हो जाएगा, ए नॉट अपॉन में के टी ए नॉट प्लस 1। अब हमने यहाँ से ए टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब इसी इक्वेशन में आप रख दो। तो इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन में के टी ए नॉट प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ए नॉट है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसका सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, के टी ए नॉट प्लस 1, इस एक टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा के टी ए नॉट इंटू ए नॉट क्या हो जाएगा, ए नॉट स्क्वायर और माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट। अच्छा प्लस 1 ये भी है ना, तो यहाँ पे एक और टर्म ए नॉट आ जाएगा, इसका पूरे का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो देखो इस ए नॉट से ये ए नॉट कैंसिल हो गया, ये वाले ए नॉट से एक ए नॉट कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा के टी अपॉन में के टी इंटू ए नॉट अपॉन में के टी ए नॉट प्लस 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन गिवन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में आपके पूछा हुआ है। सी, हाँ सी ऑप्शन। ठीक है, तो अच्छा देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो मैंने बताया आपको, वो कुछ इस तरह जो इक्वेशन सॉल्व कराया, वो कुछ इस तरह का इक्वेशन हमने सॉल्व किया था। 2a इज कन्वर्टिंग इनटू p, एक आपका था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल क्या था वो सिमिलर था। लेकिन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से भी तो हो सकता है, a प्लस बी इज कन्वर्टिंग टू p, यहां से रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, कि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारा इस तरह का भी हो सकता है। तो इस तरह का जब कभी भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आए तो आपका थोड़ा सा क्या होगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, हालांकि इससे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे पहले करते थे a प्लस बी, सपोज करो p में कन्वर्ट हो रहा है और टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो ये आपका a था, ये आपका b था, ये 0 था। और जब थोड़ा टाइम हो गया तो a में से x पार्ट घट गया, b में से x पार्ट घट गया, और जो हमारा प्रोडक्ट था वो x पार्ट या बन गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो कभी भी a प्लस बी इज कन्वर्टिंग टू p, इस तरह से अगर जो क्वेश्चन में आ जाए और आपसे पूछे कि उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखिए, तो उस केस में जो उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन होगा, मैं यहाँ 2 इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि सेकेंड ऑर्डर है, ये हो जाएगा 1 अपॉन में a माइनस बी
ln b इंटू a माइनस एक्स अपॉन में a इंटू बी माइनस एक्स। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसको डिराइव किया जा सकता है बट काफी टाइम लग जाएगा इसको डेरिवेशन इसको डिराइव करने में, तो उसको डिराइव करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि CSIR में कभी डेरिवेशन वगैरह किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डेरिवेशन तो आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। या इसको दूसरे फॉर्म में भी हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं k2t इज इक्वल टू 1 अपॉन में a माइनस बी 2.303 log ऑफ b a माइनस एक्स अपॉन में a b माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या क्या बताया, आपको बताया कि अगर जो दो कंसंट्रेशन सेम है, दो कंसंट्रेशन टर्म सेम है या स्टार्टिंग मटेरियल सेम है, तो उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हाफ लाइफ टाइम कैसे लिखेंगे, अगर जो दोनों डिफरेंट है तो कैसे लिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है कि किसी भी, सपोज करो आपसे पूछ ले थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा रेट इक्वेशन, वो लिखो। फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या होगा, फिफ्थ ऑर्डर के लिए क्या होगा, वो लिखो। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, तो मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं। सपोज करो एन ए कन्वर्ट हो रहा है पी में और कह रहा है कि ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है, मतलब एन बराबर में क्या है, थर्ड है। अब बताओ इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा। तो देखो यहाँ इस तरह का क्वेश्चन अगर जो आ जाए, आया भी है, तो उसके लिए क्या करोगे, एक फार्मूला यूज करोगे, 1 अपॉन में n माइनस 1, 1 अपॉन में 80 n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में a नॉट n माइनस 1 इज इक्वल टू k n t। याद रखना यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, nth ऑर्डर रिएक्शन में n इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर जो क्वेश्चन में पूछे बताओ भाई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, या सबसे पहले चलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए एन बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हो गया 1 अपॉन में एन की जगह हर जगह क्या रख दो, जीरो। तो 1 अपॉन में 0 माइनस 1, 1 अपॉन में जो 80 है ये 0 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में a नॉट 0 माइनस 1 इज इक्वल टू k नॉट t। तो ये आपका हो गया माइनस 1 अपॉन में 80 टू द पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में a नॉट टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू k नॉट t। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन में a टू द पावर माइनस 1 है, तो ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। वन अपॉन में ये सिंपली हो गया 80 माइनस a नॉट इज इक्वल टू k नॉट t। अब इस निगेटिव को आप इधर से इधर उठा के लिख दो, तो आप क्या सेकेंड ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 1 अपॉन में 80 सॉरी 80 माइनस a नॉट इज इक्वल टू माइनस k नॉट t। तो देखो इस इक्वेशन को याद रख लो, तो और किसी इक्वेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन इजिली यहां से लिख सकते हैं। तो इसी तरह आपको अगर जो थर्ड ऑर्डर के लिए पूछ लेता है तो n की जगह क्या कर दो, हर जगह 3 लिख दो। तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, 1 अपॉन में 80 टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में a नॉट टू द पावर 3 माइनस 1 k3t। तो ये क्या हो जाएगा,
1/2 1 में 80 स्क्वायर माइनस 1 में A0 स्क्वायर इज इक्वल टू K3T। ये आपका किसके लिए आ गया? थर्ड ऑर्डर के लिए आ गया। उसी तरह फोर्थ ऑर्डर के लिए पूछे, फिफ्थ ऑर्डर के लिए पूछे, जिस भी ऑर्डर के लिए पूछे आप सिंपली क्या कर दो, n की जगह उस वैल्यू को पुट करते जाओ 3। हाँ, लेकिन याद रखना है कि n शुड नॉट बी 1, फर्स्ट ऑर्डर नहीं होना चाहिए, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर जो आपने n बराबर में 1 रखा तो 1 - 1 0, सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यही एक एक्सेप्शन है, बाकी कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं है। उसी तरीके से अगर जो nth ऑर्डर का टी हाफ आपसे पूछ ले, जो टी हाफ होता है वो होता है 1 में n-1 kn 2 to the power n-1 - 1 अपॉन में A0 to the power n-1। तो ये आपका हो गया टी हाफ। मतलब आपसे पूछ ले जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ ऑफ, ऐसे लिख लें n, तो आपको पता चलेगा nth ऑर्डर के लिए। आपसे जीरो ऑर्डर का पूछे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सेकेंड ऑर्डर का पूछे, जिस भी ऑर्डर के लिए पूछे आप क्या कर सकते हो, इजिली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। या इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है T3/4। तो T3/4 जब कभी भी आपसे पूछेगा तो अब यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, 4 to the power n-1 अपॉन में 1 मिनट, ये वाला टर्म तो रहेगा ही। वन अपॉन में n-1 kn तो रहेगा ही, और इसमें चेंजेस हो जाएंगे। 4 to the power n-1 - 1, ये 4 है, अपॉन में A0 to the power n-1। तो ये T3/4 हो गया। आपसे जीरो पूछे तो यहाँ जीरो रखो, 1 के लिए एप्लीकेबल है नहीं, 2 पूछे तो 2 रखो, 3 पूछे तो 3 रखो। मतलब n की वैल्यू हर जगह पुट करते जाओ, आपको इजिली क्या होगा, जिस भी ऑर्डर के लिए चाहिए उस ऑर्डर के वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था ना कि टी हाफ और T3/4 के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, तो उसी तरीके से T3/4 अगर जो आप लिखोगे रिलेशनशिप के लिए, तो ये हो जाएगा 4 to the power n-1 डिवाइडेड बाई 2 to the power n-1 इंटू टी हाफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका nth ऑर्डर रिएक्शन। अब nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जिस भी ऑर्डर के लिए आपसे पूछे, आप यहाँ पे सिंपली क्या कर दो, उसकी वैल्यू पुट कर दो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया nth ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो एक दो चीज और है, क्वेश्चन के हेल्प से आपको मैं कराता हूँ। एक दो चीज और एग्जाम में काफी कॉमनली पूछा जाता है। ऐसे सपोज करो कि कोई रिएक्शन मान लो, अ, कोई रिएक्शन है, एक रिएक्शन है, सपोज करो 2NO प्लस H2, ये कंबाइन करके बना रहा है N2O प्लस वाटर। अब इसके लिए कह रहा है कि रेट जो है, रेट वाज फाउंड टू बी 1.50 टॉर पर सेकेंड फॉर ए प्रेशर ऑफ 300 टॉर। और फिर कह रहा है कि रेट इज इक्वल टू 0.25 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 - 3 - 10 -
टॉर्क पर सेकेंड हो जा रहा है, कब? जब आपका प्रेशर है वो हो जा रहा है सपोज करो 200 टॉर्क। ठीक है, तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे और बोले कि बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इस क्वेश्चन का सिंपली मतलब क्या है कि आपके पास दो रेट हैं और दो कॉन्सेंट्रेशन है। जब कभी भी दो रेट गिवन हो, दो कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो और आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो उसके लिए फार्मूला आप यूज करोगे n इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ R1 डिवाइडेड बाई R2 अपॉन में लॉग ऑफ C1 डिवाइडेड बाई C2। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दो रेट गिवन है, देखो दो डिफरेंट रेट गिवन है और दो डिफरेंट क्या गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 है आपका 1.50 लॉग, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ R1 कितना गिवन है 1.50 और R2 कितना गिवन है 0.25, ये हो गया अपॉन में लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पहला कॉन्सेंट्रेशन देखो मैंने बोला था ना, गैस जब भी यूज होगा रिएक्शन में तो वहां पे कौन सा प्रेशर टर्म यूज होगा, ये हो जाएगा 3, ये प्रेशर है, टॉर्क प्रेशर की यूनिट है 300/200। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो n इज इक्वल टू, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1.50 डिवाइडेड 1.50 डिवाइडेड बाई 0.25, ये क्या हो जाएगा 6। तो n इज इक्वल टू लॉग ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 300 डिवाइडेड बाई 200, ये आ गया लॉग ऑफ 1.5। तो अगर जो आप 6 का लॉग लोगे तो ये हो जाएगा 0.77, और अगर जो आप 1.5 का लॉग लोगे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.17। तो अब डिवाइड कर लो 0.77 डिवाइडेड बाई 0.17, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.5। 4.5, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो गया 4.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और दो क्या है प्रेशर टर्म है, वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो आप क्या करोगे, ये वाला फार्मूला यूज करके आप सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता सकते हो। यहाँ पे या ये वाला फॉर्मूला गलत घेर दिया मैंने, ये वाला। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का एक ये मेथड आपको मैंने बता दिया, और यूनिट देख के कैसे मेथड कैसे बताते हैं ये सारा बता दिया। अच्छा, एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। इसको एक क्वेश्चन के हेल्प से इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन है द हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का कोई रिएक्शन है उसका टी हाफ है 140 मिनट। फिर बोल रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 560 मिनट। मतलब कि इतने मिनट के बाद कितना जो है सबस्ट्रेट
आपका बचा रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या निकाल लो ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, मतलब कितने हाफ लाइफ टाइम एक्चुअली 560 मिनट में होंगे जो हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से एक सिंपल फार्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ जो हाफ लाइफ टाइम होता है, ये होता है क्या, टोटल टाइम, कितना टाइम दिया गया है डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो टोटल टाइम कितना गिवन है, टोटल टाइम है 560 और इसका हाफ लाइफ टाइम कितना है 140, तो डिवाइडेड बाय 140, तो ये डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये तो 4। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट लेफ्ट आफ्टर 560, तो यहां से उसके लिए भी फार्मूला है अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ, ये होता है आपका A0 अपॉन में 2 to the power n, where n is equals to number of half life। तो देखो इस क्वेश्चन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितना रहेगा 100, मतलब A0 100 रहेगा, और आपने हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए कितनी फाइंड आउट कर ली यहाँ से 4, तो टू द पावर 4, ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 2 to the power 4, आपका कितना हो गया 16। तो इसको आप डिवाइड कर लो 100 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया 6.25। तो यहां से आपको पता चल गया कि कितना परसेंट 6.25, आपको पता चल गया कि कितना परसेंट 560 मिनट के बाद बचा है। ठीक है, और यहीं से अगर जो बोल दे कितना रिएक्ट कर गया, तो 100 में से क्या करूं 6.25 को माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितना रिएक्ट कर गया। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इससे ज्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने पूरा आपको एक ब्रीफ समरी आपको मैं देता हूँ। मैंने आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ाया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो पढ़ाया, जीरो ऑर्डर पढ़ाया, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाया, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, उसका हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, T3/4 क्या होता है, ये सारी बातें हमने देखी यहाँ पे। और नेक्स्ट अभी के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आई ना आज की क्लास की? ओके, ठीक है फिर हाँ, बुक मैं आपको बताता हूँ, बुक देख के मैं बताता हूँ आपको, अनीता बुक देख के मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो आज का क्लास बंद करते हैं यहीं पे।